आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। बुढ़िया कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे कमरे में बेड टी लेकर आओ। अभी तक मेरी चाय बनाकर नहीं लाई। तुम्हें पता है मुझे सुबह सुबह ब्रेड टी पीने की आदत है। उसके बाद ही मेरी आँख खुलती है। हड़बड़ाते हुए ममता जी रसोई में बहू की चाय छान रही हैं और आवाज़ देती, बहू बस अभी ला रही हूँ। जैसे ही ममता जी कमरे में चाय लेकर गईं तो बहू आंखें तरीरते हुए कहती है, बुढ़िया तुम्हें पता है मुझे 9 बजे बेड टी चाहिए होती है और आज तुमने 9:15 बजे दिया। क्या कर रही थी अभी तक? वो बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए देर तक सोती रही। ताने मारते हुए बहू कहती है, देख रहे हो अपनी माँ को? बुढ़िया मेरी संग शरीरगत करने की कोशिश करती है। मैं 9 बजे तक सोती हूँ तो देखो आज तुम्हारी माँ भी लेट तक सोने की कोशिश कर रही है। हमेशा बुढ़िया सुबह 6 बजे ही सोकर उठ जाती। लगता है मेरा असर हो रहा है। अगर तुम 9 बजे तक सोगी तो घर के काम धाम कौन करेगा? इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे, इसलिए चुपचाप से सुबह 6 बजे उठ जाया करो। मुझसे काम की उम्मीद न करना। आज मेरे सोने की संग शरीकत कर रही हो, कल को मेरी सारी नकल करने की कोशिश करोगी। क्या क्या नकल करोगी? मैं तो नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। क्या कभी जिंदगी में पैसे कमा पाओगी? ना बहू, मैं तुम्हारी कोई संग शरीकत नहीं कर रही थी। सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं। हाँ हाँ, अब जाओ इस कमरे से। मेरे सिर पर खड़ी रहोगी क्या? छत पर कपड़े पड़े हैं, उनको उठा लाओ। रात भर से छत पर सूख रहे हैं। बहू की बात सुनकर बेचारी ममता जी छत पर चली गईं। थोड़ी देर में बहू को आवाज़ देते हुए कहती हैं, बहू छत का दरवाज़ा किसने बंद कर दिया है? कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा। बहू नहीं सुन रही तो तुम ही सुन लो। कब से आवाज़ दे रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा। सर्दियों का समय है, बारिश के पानी से पूरी तरह भीग गई हूँ। बहुत तेज़ ठंड लग रही है, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो। कमरे में बैठी हुई बहू बड़बड़ाते हुए पति साकेत से कहती है, मैं माँ से फ़ोन पर बात कर रही हूँ, जाकर दरवाज़ा खोलो। लैपटॉप पर काम कर रहा साकेत कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। दोनों दरवाज़ा खोलने की बात एक दूसरे पर डालते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं लगता कि माँ जी भारी सर्दी में बारिश के पानी से भीग रही हैं। उनका क्या हाल हो रहा होगा। बहू बेटा कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलते। बेचारी ममता जी बहुत देर तक छत पर खड़ी खड़ी बारिश में भीगती रहीं। एक हाथ में समेटे हुए कपड़े पकड़े हैं जो कि छत पर सूख रहे थे, दूसरे हाथ से फिर से वो दरवाज़ा को पीटने लगती हैं। सर्दियों का मौसम है, बारिश की वजह से एकदम ठंडी हवाएं चलने लगीं, लेकिन बहू बेटा तो अपने कमरे में बैठे हुए जैसे वो बहरे हों, कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। इतनी ज़ोरों से बिजली कड़क रही थी कि बिजली की चारों आवाज़ सुनकर कोई भी डर जाए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। ममता जी सीढ़ियों पर ही कपड़ों को लेकर बैठ जाती हैं। तभी डोरबेल बजी, जिसे सुनकर निशा बड़बड़ाने लगी, पता नहीं ऐसी बरसात में कौन आ गया। बारिश में भी किसी को चैन नहीं, और ये बुढ़िया भी ऊपर छत पर कपड़े लेने गई है। इसको भी दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं बोल सकती, मुझे ही उठकर जाना पड़ेगा। मुँह बनाते हुए निशा दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो चौंक जाती है, क्योंकि दरवाजे पर ममता जी की बेटी रेखा खड़ी थी, जिसे देखकर निशा हड़बड़ा जाती है। दीदी, आप ऐसी बरसात में आने से पहले एक बार फ़ोन कर देती। हाँ भाभी, मैं इधर बाज़ार आई थी, इतनी तेज़ बारिश होने लगी तो बीच में फंस गई। ससुराल वाला घर बाज़ार से बहुत दूर है और ये घर नज़दीक है, इसलिए इधर आ गई। जैसे ही बारिश बंद होगी मैंने सुबोध को फ़ोन किया है, वो मुझे ले जाएंगे। अब भाभी दरवाजे पर खड़े खड़े ही मुझसे सवाल पूछोगी या अंदर भी आने के लिए कहोगी?
हंसते हुए रेखा ने कहा तो बेमन से ही निशा ने अपनी नंद से आने के लिए बोला। घर के अंदर आते ही सीधा माँ के कमरे में गई, क्योंकि बारिश में उसके कपड़े भीग गए और माँ के कमरे में उसके कुछ पुराने कपड़े थे। मायका और ससुराल एक ही शहर में है। कमरे में जाते ही रेखा चारों तरफ अपनी माँ को आवाज़ देती है। बाथरूम भी चेक करती है, लेकिन उसे माँ दिखाई नहीं दी। तो भाभी से आकर पूछा, माँ कहाँ है? रेखा पूरे घर में माँ माँ कहते हुए पुकार रही है। ममता जी दोबारा पूरे जोश के साथ दरवाज़ा पीटने लगती हैं। रेखा भागकर छत का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है बारिश की वजह से माँ पूरी भीग गई हैं। ठंड से थर-थर काँप रही हैं। हाथों से कपड़े छूटकर छत पर गिर गए। माँ की ऐसी हालत देखकर रेखा घबरा जाती है। रेखा बड़ी ही सावधानी से हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उतारकर माँ को कमरे में लाई। माँ, तुम ऊपर क्या कर रही थी? क्यों भीगती रही? तुम्हें पता है पहले से ही अस्थमा की मरीज हो। इतनी देर तक पानी में रहोगी तो सांस चढ़ जाएगी। कपकपाते हुए ममता जी कहती हैं, बेटा मैं तो कब से बहू को आवाज़ दे रही थी। पता नहीं छत का दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। कौन बंद कर गया? इतना दरवाज़ा पीटा लेकिन किसी ने खोला नहीं। पिछले आधा घंटे से मैं बारिश में हूँ। ये सुनकर रेखा भाभी की तरफ देखती है तो निशा बातें बनाते हुए कहती है, क्या दीदी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? किसी ने दरवाज़ा जानबूझकर बंद नहीं किया। ऐसा कोई क्यों करेगा? दरवाज़ा हवा की ज़ोर से बंद हो गया होगा। नहीं भाभी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी कि माँ ने इतनी बार आवाज़ दी, आपको सुनाई नहीं दी। अब दीदी इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी, मैं तो खुद ही कमरे में बैठी थी। मुझे क्या पता कि माँ जी ऊपर कपड़े लेने गई हैं, और इनका भी कोई समय नहीं होता। किसी भी समय छत से कपड़े लेकर चलने आती हैं। निशा झूठ बोल देती है, जबकि उसी ने ममता जी को छत पर कपड़े लेने के लिए भेजा था। इतना कहकर निशा रसोई में बड़बड़ाते हुए चाय बनाने चली गई। रेखा खुद भी कपड़े बदलती है और माँ को भी कपड़े बदलवाती है। माँ तुम इधर रज़ाई ओढ़ कर लेट जाओ, भाभी ने चाय बना दी होगी, मैं चाय लेकर आती हूँ। रेखा जब रसोई में चाय लेने गई तो निशा अपने लिए चाय बना चुकी थी और कमरे में बैठी निशा और साकेत दोनों चाय पी रहे थे। लेकिन निशा ने रेखा और ममता जी के लिए चाय नहीं बनाई। रेखा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। भाभी आपने मेरे और माँ के लिए चाय नहीं बनाई। तो बहाना देते हुए निशा कहती है, वो दीदी मेरी चाय का टाइम हो गया इसलिए मैंने बना ली, और आपको तो कपड़े बदलने में बहुत टाइम लग गया, तो अब अपनी चाय बना लीजिए। मेरे ऑफिस का कुछ काम आ गया है, मैं वही करने जा रही हूँ। अब माँ की तरह मैं फ्री तो नहीं हूँ। एक फिक्स टाइम पर सारे काम करने होते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सब काम करते फिरूं। रेखा एक नज़र अपने भाई साकेत की तरफ देखती है, जो कि अभी तक अपने लैपटॉप में नज़र गड़ाए हुए है। उसने तो शायद ध्यान से सुना भी नहीं कि निशा ने क्या कहा। नाराज़ होते हुए रेखा रसोई में गई और माँ के लिए चाय बनाती है। माँ, भाभी ने आपके लिए चाय नहीं बनाई तो एक कप आपके लिए भी बना देती। कितना समय लगता है उसमें। थोड़ी देर में आप चाहे उसे गर्म करके पी लेती, लेकिन एक कप चाय बनाने में भाभी को इतनी दिक्कत होती है। तो ममता जी बहू के स्वभाव को अच्छे से वाकिफ़ हैं। छोड़ो ना बेटा, अब बहू पर कितने काम हैं। उसे घर का काम देखना होता है और ऑफिस का काम भी देखना होता है। एक कोने में बैठी होती हूँ। अब थोड़े बहुत चाय पानी अपने आप तो मैं खुद कर सकती हूँ। क्या माँ, आप अपना खाना खुद ही बनाती हो? हाँ बेटा। बहू सुबह सुबह अपना और बेटे का टिफ़िन पैक करके ऑफिस चली जाती है। उसके बाद का घर का जितना खाना और काम होता है वो मैं समेटती हूँ और अपना खाना भी खुद ही बनाती हूँ। बहू के पास इतना समय नहीं। माँ, भाभी सब्जी तो आपके लिए बना जाती होगी। तब तक निशा भी आ जाती है।
ममता जी की जगह रेखा की बात का वो जवाब देते हुए कहती है, हमारी बनाई हुई सब्जी माँ जी खाती पीती नहीं। हम लोग तेल मसाले और मिर्च ज़्यादा खाते हैं। अब ना तो हम उनका सादा खा सकते हैं और ना ही वो हमारा मिर्च मसाले वाला। मेरे पास सुबह सुबह इतना समय नहीं कि मैं दो दो सब्जियां बना कर जाऊं, इसलिए मेरे जाने के बाद वो अपना खाना खुद बनाती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, घर पर फ्री रहती हैं, इतना काम कर सकती हैं और घर में हम दोनों ही पैसे कमाने वाले हैं तो घर के बाकी सदस्यों को हमारे हिसाब से चलना होगा। अम्मा तो कुछ पैसे वैसे कमाती नहीं और ना ही जिंदगी में कभी उनसे उम्मीद है कि वे हमें दो पैसे की मदद करेंगी। तो क्या अपने काम करके वो हमारी थोड़ी बहुत मदद नहीं कर सकती? लेकिन भाभी, घर परिवार में ज़रूरी नहीं कि सभी लोग कमाते हों। और फिर माँ को ऐसा क्या आता है जिससे वो नौकरी करेंगी? आप आज के ज़माने की पढ़ी लिखी हो, इसलिए नौकरी करती हो। माँ के ज़माने में पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, लड़कियों की नौकरी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी शादी करना ही घर वालों का एकमात्र उद्देश्य था। और हमारे घर में क्या बहुत से घरों में बुजुर्ग पैसे नहीं कमाते तो क्या उनके काम नहीं किया जाएगा? घर के सारे सदस्य पैसे कमाएं कि जो पैसे नहीं कमाता उसे घर से बाहर कर दिया जाए या उसे घर में इज्जत ही ना दिया जाए। निशा रेखा की बात को अनसुना करके चली जाती है। रेखा को इतना तो समझ आ गया कि उसकी भाभी को अपने पैसे कमाने का, अपनी नौकरी का बहुत घमंड है और उसकी माँ को एक कप चाय बनाकर नहीं देती। सुबह की चाय से लेकर दोपहर का खाना, रात का खाना और शाम की चाय तक अपने लिए माँ खुद बनाती हैं। आज ममता जी की तबीयत बारिश की वजह से खराब हो गई, जिसकी वजह से रेखा अपने पति सुबोध को आने से मना करती है। आज वो अपने माँ के पास रहेगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं। जब निशा सुनती है कि रेखा अपने ससुराल नहीं जा रही तो उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। ममता जी से कहती है, माँ जी हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं, खाना भी बाहर से खा कर आएंगे, आप अपने लिए बना लेना। क्योंकि निशा को लग रहा था अगर रेखा रुक जाएगी तो उसे उनके लिए और माँ के लिए खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए साकेत को लेकर बाहर चली जाती है। ये देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी तो सिर्फ भैया की शादी हुए 6 महीने हुए हैं और आपका ये हाल हो गया। वो तो मैं आज अचानक से आ गई तो ये सब देखा। क्या बताती बेटा, अब बहू बेटा पैसे कमाते हैं तो मुझे उन्हीं के हिसाब से रहना पड़ता है। उसकी सीधी शादी भाभी माँ से डरती हैं। रेखा रात के खाने में माँ के लिए रसोई में खिचड़ी बनाने गई तो पीछे पीछे ममता जी आई। रेखा डब्बे से दाल चावल निकालने लगती है तो ममता जी कहती हैं, बेटा उन डब्बों से दाल चावल मत लो, बहू के हैं। अरे बेटा, वो वाले दाल चावल बहू के हैं जब उसे बनाना होता है, मुझे उनमें से लेने के लिए मनाही है। फिर एक कमरे से एक छोटा सा झोला उठाकर लाई, एक पॉलिथीन से मूंग दाल और दूसरे से चावल निकालकर एक थाली में बेटी को दी। माँ, ये चावल तो बहुत सस्ते वाले हैं, दाल में भी कंकर है, आप ये दाल चावल खाते हो। फिर भाभी के दाल चावल के डिब्बे को खोलकर रेखा देखती है। माँ, ये चावल बहुत महंगे हैं और आपके चावल बहुत सस्ते हैं, भाभी ऐसा भेदभाव क्यों करती हैं? अरे जाने दो बेटा, मुझे ऐसे चावल खाने की आदत पड़ गई, बहुत तेज भूख लग रही है, तुम कुकर में यही दाल चावल बना दो। रेखा के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, इतना भेदभाव, क्या भाई को ये सब दिखाई नहीं देता? उनके ही घर में उन्हें परायों की तरह पॉलीथिन में दाल चावल रखने के लिए दे दिए हैं। वो रसोई से कोई सामान नहीं उठा सकती, एक सामान उठाकर इस्तेमाल नहीं कर सकती। अपने ही घर में उन्हें पराया कर दिया गया। तभी ममता जी एक स्वेटर लेकर आई और रेखा को दिखाते हुए कहती हैं, बेटा मैंने दामाद जी के लिए कितना सुंदर स्वेटर बनाया है। स्वेटर और उसकी बुनाई देखकर रेखा दंग रह गई।
सफ़ेद और गुलाबी रंग की ऊन से बना वो स्वेटर इतना सुंदर था कि मशीन उसके सामने फेल थी। आपने कितना सुंदर स्वेटर बनाया है, और ये वाली बुनाई आपने कहाँ से सीखी? मुझे बुनाई बचपन का शौक है। बचपन में भी मैंने तुम्हें और साकेत को अपने हाथ से बने हुए स्वेटर ही तो बनाए हैं। पड़ोस की आंटी मुझे अपने पास बार बार बुलाती थी, आपके हाथ की बुनाई देखने के लिए। सच में माँ, आपने बहुत सुंदर स्वेटर बनाया है, और ये स्वेटर अब तक का बनाया हुआ सबसे सुंदर है। थोड़ी देर में खिचड़ी बन जाती है। रेखा और ममता की खिचड़ी को खाकर कमरे में बैठकर बातें करने लगती हैं। बहुत देर तक साकेत और निशा के आने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो दोनों तो शायद मूवी देखने चले गए, इसलिए रात के 1 बजे तक घर वापस आए। रेखा दरवाज़ा खोलने जाती है तो कहती है, भाभी आप लोग बात कर भी रहे, हम कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें भी नींद नहीं आ रही। निशा कहती है, अब हमारी कल छुट्टी है, अपनी छुट्टी को एंजॉय करेंगे ना, तुम्हारे चक्कर में हम घर पर थोड़ी ना बैठेंगे। निशा रात के 1-9 बजे भाभी से कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन निशा और साकेत को ऑफिस जाना था, इसलिए वो सुबह सुबह उठ जाती हैं और निशा ममता जी को आकर जगा देती है। माँ जी सोते ही रहोगी, उठकर रसोई में जाओ और कुछ काम धाम भी कर लो। मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए खाना नहीं बना पाऊंगी। मेरे लिए तुम तब तक टिफ़िन पैक कर दो, मैं नहाने जा रही हूँ। इतना कहकर निशा नहाने के लिए चली जाती है। इधर ममता जी उठकर रसोई में बहू और बेटे के लिए खाना बनाने लगी। दोनों के टिफ़िन पैक करती हैं। ये सब देखकर रेखा से रहा नहीं गया। वो इस बार निशा की जगह अपने भैया से कहती है, भैया घर में क्या चल रहा है? तुम्हें पता भी है माँ की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी उन्होंने तुम लोगों के लिए टिफ़िन बनाकर पैक किया है। भाभी को पता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, तो क्या वो जल्दी उठकर खाना नहीं बना सकती थी? पर साकेत को जवाब सुनकर रेखा सन रह गई, क्योंकि उसने बड़ी ही उम्मीद से साकेत से कहा था। लेकिन साकेत गुस्साते हुए कहता है, रेखा तुम एक दिन के लिए हमारे घर आई हो, शांति से रहो और चुपचाप अपने घर जाओ। हमारे घर में दखल अंदाजी मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। और फिर माँ को काम ही क्या है? मैं भी ऑफिस जाता हूँ, निशा भी ऑफिस जाती है, माँ घर पर रहती हैं। क्या हम लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती? और तो कुछ माँ करती नहीं है। और इतनी ही तुम्हें माँ की दया आ रही है तो ले जाओ अपने साथ, रखो माँ को। हम माँ की जगह एक नौकरानी रख लेंगे, उससे सारे काम करवा लेंगे। रेखा से नौकरानी वाली बात बर्दाश्त नहीं हुई। भैया आपको माँ और नौकरानी में फ़र्क नज़र नहीं आता। माँ की तुलना एक नौकरानी से कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कितने प्यार से माँ ने तुम्हें पाला है और तुम उनकी तुलना एक नौकरानी से कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे जैसे बेटे पर, जो माँ को इज्जत नहीं दे पाते। तभी निशा भी बीच में कूद पड़ती है, दीदी सुबह सुबह घर में कलेश कर दिया, बात छिड़ गई है तो फिर तुम ही ले जाओ माँ को, रखो अपने साथ, हम माँ को अपने साथ नहीं रखेंगे। अगर हमारे घर में माँ के काम करने से इतनी तकलीफ होती है तो ले जाओ उनको अपने साथ। वैसे भी बुढ़िया मेरे किसी काम की नहीं, जब देखो तब बीमार हो जाती है। गुस्से में रेखा माँ का हाथ पकड़कर कहती है, माँ चलो मेरे साथ, अपमान बर्दाश्त करके इस घर में नहीं रहेंगी। ममता जी बहू बेटे के बदले हुए स्वभाव को देखकर बहुत दुखी थी। हालांकि वो बेटी के घर जाने में संकोच कर रही थी और थोड़ा सा मना भी करती हैं, लेकिन रेखा नहीं मानती और माँ को अपने साथ ले जाती है। साकेत और निशा अपने घर में 2 नौकरानी रखते हैं, एक घर की साफ सफाई और बाकी कामों के लिए, और एक खाना बनाने के लिए। लेकिन ममता जी के जाने से दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। जब घर में नौकरानियां काम करती तो उन्हें देखना पड़ता। भले ही रसोई में वो तुम्हारा खाना बनाएंगी, लेकिन सब्जी तो उन्हें लाकर देनी पड़ती, और इसमें दोनों की खूब सारे पैसे भी खर्च होते।
पहले तो दोनों आराम से घर को छोड़कर ऑफिस निकल जाती, लेकिन अब घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां निशा के ऊपर आ गई थीं, जिसकी वजह से निशा और साकेत में झगड़ा होने लगा। ममता जी के जाने के बाद उन दोनों को एहसास हुआ कि घर में रहते हुए माँ कितने काम करती थी। खैर, एक बार जब इतनी बेइज्जती के साथ उन्हें घर से भगा दिया है तो दोबारा बुलाने की हिम्मत नहीं थी। इधर रेखा, जो अपना एक बहुत बड़ा बुटीक चलाती है, माँ से कहती है, माँ भाभी जब देखो आपको ताना देती हैं कि आप कुछ कमाती नहीं, जिसे सुनकर ममता जी चौंक जाती हैं। बेटा, मैं कैसे पैसे कमाऊंगी? मैं तो पढ़ी लिखी नहीं और मुझे कौन नौकरी देगा? माँ, भले आप पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आपके पास हुनर है। आप कितने अच्छे स्वेटर बुनती हो, कोई भी देखकर हैरान हो सकता है। मेरे बुटीक में बहुत से लोग आते हैं, जब आपके बने हुए स्वेटर पहनकर जाते हैं तो पूछते हैं, ये बुनाई मुझे भी बताओ, आप मेरे साथ बुटीक चलाओ। वहाँ बहुत बच्चे जो बुनाई सीखना चाहते हैं, आप उन्हें बुनाई सिखाना, जिसके लिए ममता जी तैयार होती हैं। आज भले ममता जी की उम्र 65 से 70 के बीच में है, लेकिन जब अपने हुनर को दिखाने की बारी आई तो उनके अंदर ऐसा जोश आया जैसे वो अभी छोटी बच्ची हैं। बुटीक जाकर देखा तो बुटीक का बहुत बड़ा था। कम से कम 25 से 30 लोग उसमें काम कर रहे थे। बहुत से लड़के लड़कियां सिलाई सीख रहे हैं। एक तरफ सिलाई का काम चल रहा है। रेखा अपनी माँ से सबको मिलवाती है और माँ के बनाए हुए स्वेटर भी दिखाती है। सब ममता जी से बुनाई सीखने के लिए तैयार होते हैं। ममता जी के पास 30 से 35 लड़के लड़कियां बुनाई सीखते हैं। अब तो ममता जी भी खूब पैसे कमाने लगी और उन्हें अपनी बेटी के साथ काम करने में, पैसे कमाने में अच्छा लग रहा था। एक अलग ही आत्मविश्वास ममता जी के अंदर आ गया। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि सच में वो इज्जत के साथ जी रही हैं। बहू बेटे के साथ तो हमेशा अपमान झेलती। ये उनकी बेटी ने बताया जब उनके हाथ में पहले महीने की पहली सैलरी आई, जो कि पूरे 18,000 थी। उसे देखकर ममता जी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी बेटी को गले लगाती हैं। रेखा अपनी माँ के इस भावुक क्षण में खुद भी भावुक होती है। इस तरह से दोनों माँ बेटी मिलजुल कर बुटीक और बुनाई दोनों का काम खूब जोर जोर से कर रहे थे। दिन पर दिन दोनों तरक्की कर रही हैं। बेटी के घर आकर ममता जी का रहन सहन, खान पान सब बदल गया। जहाँ बहू बेटे के घर में उनके दाल चावल में भेदभाव किया जाता, वहीं बेटे के घर में कोई वही खाना खाती जो सबके लिए बनाती। माँ के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदी। अब तो ममता जी दिखने में अच्छी लग रही थी। सुंदर तो वो पहले से थी। इधर निशा और साकेत के झगड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अब उनके बीच एक बच्चा आ गया, जो सिर्फ अभी 1 महीने का था। बच्चों को संभालने के लेकर दोनों में बहुत झगड़े होते। निशा को अपनी जॉब तक छोड़नी पड़ी थी। निशा और साकेत दोनों ही ममता जी की तरक्की से अनजान थे। एक दिन निशा साकेत से कहती है, बच्चे के लिए एक आया लेते हैं। मैंने अपनी सहेली से बात की, वो मुझे कह रही थी उसकी जान पहचान में एक आया है, 10,000 महीने लेगी। साकेत चौंकते हुए कहता है, क्या बच्चे को संभालने को 10,000, वो भी सिर्फ 1 महीने का? पागल हो गई हो क्या? मैं इतने पैसे नहीं देने वाला। और तुमने भी अपनी जॉब छोड़ दी है। घर में कितने सारे खर्चे बढ़ गए हैं, बच्चा भी आ गया, जिसकी भी जिम्मेदारियां। तो एक काम करो साकेत, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं बुला लेते? वो हमारे बच्चे की नैनी का भी काम कर लेंगी। वैसे भी तुम्हारी माँ इतनी सीधी सादी हैं, वो पोते का मुंह देखकर सीधा हमारे पास भागी चली आएंगी। हमें उनके हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा, तुम बच्चे के साथ तैयार रहना। फिर हम शाम को रेखा के घर चलेंगे। नहीं आएंगी तो उन्हें डरा धमका कर लाएंगे। ये सुनकर निशा खुश हो जाती है। शाम को दोनों लोग बच्चे को लेकर रेखा के घर पहुंचे तो पता चला घर पर ना रेखा है ना ममता जी। फिर दोनों रेखा की बुटीक पर पहुंचते हैं। उन्हें लगा रेखा कोई 15 बाई 20 का काम करा रही होगी,
लेकिन वो बुटीक तो किसी शोरूम से कम नहीं था। सामने घूमने वाली कुर्सी पर ममता जी बैठी हुई हैं और उनके सामने बहुत से लड़के लड़कियां बैठे हैं जो उनसे बुनाई सीख रहे हैं। माँ को इस तरह से मालिक की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ देख निशा के होश उड़ जाते हैं। साकेत, तुम्हारी माँ का तो हुलिया बदल गया। देखकर लगता नहीं कि ये तुम्हारी माँ है। देखो तो कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। पास में बैठी हुई रेखा निशा की बात सुन लेती है। टका सा जवाब देते हुए कहती है, हाँ भाभी, हुलिया तो बदलेगा ही, क्योंकि अब माँ तुम्हारे पास नहीं मेरे पास जो रह रही हैं। बहू बेटे के राज में तो सूख कर कांटा हो गई। साकेत आंखें तरेरते हुए कहती है, रेखा ये किस तरह बात करी हो तुम अपनी भाभी से। भैया तुम तो चुप ही रहो। ये तुम्हारा घर नहीं जहाँ मैं चुप हो जाऊं। आज तुम मेरे घर पर खड़े हो और किस लिए आए हो। मैं माँ को लेने आया हूँ। निशा, साकेत और रेखा को एक साथ देखकर ममता जी उधर आती हैं। निशा चालाकी दिखाते हुए 1 महीने के बच्चे को ममता जी की गोदी में देते हुए कहती है, माँ जी आपका पोता, हम आपको लेने आए हैं, आप अपने घर चलो। क्यों बेटा, अभी तक कहाँ थे? अब मुझे अचानक लेने आ गए। तुम्हें तो पता है माँ, हम दोनों नौकरी पेशा हैं। जब से बच्चा हुआ है तब से निशा ने नौकरी छोड़ दी। हम दोनों ने सोचा बच्चे की देखरेख के लिए आया रखेंगे, लेकिन तुम्हें पता है अनजान लोगों को अपना बच्चा नहीं सौंप सकते। और फिर आप बच्चे की दादी हैं, आपसे अच्छा ख्याल कौन रख सकता है। आप घर चलो, पोते को आपकी ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा अपनी दादी के बगैर बड़ा हो। रेखा और ममता जी दोनों ही बेटे बहू के मंसूबे अच्छी तरह समझती थीं। आज ममता की हिम्मत करके बेटे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती हैं, बेटा लेने भी आया तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अरे मुझे तो लगा तू सच में मुझसे मिलने आया है, लेकिन तू तो मुझे अपने बच्चे की आया बनाने के लिए लाया है। चल निकल जा इधर से। मैं कभी दोबारा तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे जैसे बेटे से तो अच्छा है कि मुझे एक और बेटी होती। मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। माँ के गुस्से को देखकर दोनों डर जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने माँ को इस रूप में नहीं देखा। वो सीधी सादी डरने वाली माँ पसंद थी, लेकिन अब आज माँ ने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा तो निशा भी सकपका गई। वो माँ, मैं तो बस आपको लेने आई थी, काम पड़ा तो लेने आई। तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे बहू मैंने आज तक नहीं देखे। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगी। गोदी में अपने पोते का थोड़ा सा लाड दुलार करती हैं और बहू बेटे को बुटीक से भगाती हैं। इधर निशा भी अपनी सास के जलवे देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ी जा रही थी कि जिस सास को मैं हमेशा पैसे ना कमाने के ताने देती, आज वो आराम से कुर्सी पर बैठकर बच्चों को बुनाई सिखा रही है और पैसे कमा रही है, और मैं घर पर बैठी बैठी काम धाम और बच्चा संभाल रही हूँ। तभी निशा का हाथ पकड़कर रेखा उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहती है, भाभी पैसे कमाना आपको नहीं आता, बहुत ज़्यादा पैसे का घमंड था। तो देख लो आज मेरी माँ के पास भी पैसा है, इसलिए कभी भी पैसों का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। निशा और साकेत अपना समूह लेकर घर वापस लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा सबक मिला कि वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाए। निशा सास की तरक्की देखकर पूरी ज़िंदगी जलती कुढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।